और भारतीय चित्रकला में अभी तक हम लोगों ने क्या समझा है? तो अभी तक हम लोगों ने समझा है भारतीय चित्रकला के 6 अंग यानी 6 लिम्स ऑफ द इंडियन पेंटिंग। यस, गुड इवनिंग। 6 लिम्स ऑफ द इंडियन पेंटिंग्स। उसके बाद फिर प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग को देखा, समझा। फिर हड़प्पन पेंटिंग्स, हड़प्पा सभ्यता की काल की चित्रकला को हम लोगों ने देखा भी और समझा भी। फिर मौर्य काल में सीता बेंगा और जोगी मारा की गुफाओं में जो कुछ चित्र मिले हैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की। फिर हम लोग अपनी यात्रा आगे लेकर गए, चित्रकला की जो यात्रा, और यह यात्रा एक बड़े ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंची, जहां पर हम लोग को पहुंचकर रुकना पड़ा, उस क्षेत्र, उस काल की चित्रकला को समझना पड़ा, देखना पड़ा, और वह काल था मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल मौर्योत्तर काल और गुप्त काल। मौर्योत्तर काल और गुप्त काल में हम लोगों ने देखा, समझा अजंता चित्रकला या अजंता की भित्ति चित्रकला। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि भारत की जो अधिकांश चित्रकलाएं हैं वह, और जो एशिया की जो चित्रकला है वह, कहा जाता है कि ये सारी चित्रकलाएं कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अजंता के भित्ति चित्रकला से प्रभावित है। यही कारण है कि अजंता चित्रकला को कहा जाता है फाउंटेन हेड ऑफ एशियन पेंटिंग्स। फाउंटेन हेड यानी एशिया की जितने भी महत्वपूर्ण चित्रकलाएं हैं, इसमें प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से अजंता चित्रकला का प्रभाव है। अजंता चित्रकला के बाद मैंने बात किया बाघ चित्रकला के बारे में। उसके बाद बादामी की गुफाओं में जो भित्ति चित्र मिले उसको हम लोगों ने समझा। क्लियर? फिर पल्लव काल में जो जैन चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं, जैन भित्ति चित्रकला का साक्ष्य मिला है, कहां से? तो सीतन वासल की गुफाओं से। इन सारे तत्वों को हम लोगों ने समझ लिया है। और लास्ट क्लास में जो हमारी यात्रा है चित्रकला को लेकर, वो कहां रुकती है? वो रुकती है आकर पाल चित्रकला। अब हम लोग इसके बाद की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए चित्रों के द्वारा हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने जो चित्रकला आ रही है वो है जैन चित्रकला। कभी कभी इसे पश्चिम भारत की चित्रकला या मालवा क्षेत्र की चित्रकला के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम बताया? नाम बताया आपको क्या बोला? जैन सूक्ष्म चित्रकला। और आप लोग अब सूक्ष्म चित्रकला या मिनिएचर पेंटिंग होता क्या है इसको समझ चुके होंगे। जैन चित्रकला को और क्या कहते हैं? पश्चिम भारत की चित्रकला, या कभी कभी इसे मालवा क्षेत्र की चित्रकला भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इस चित्रकला के जो साक्ष्य हैं वो कहां मिले हैं? मालवा से मिले हैं, दक्षिण राजस्थान से मिले हैं, और गुजरात से भी मिले हैं। चित्रकारी किस पर की जाती थी? तो पेंटिंग्स या इमेज जो है वो किस पर ड्रॉ किए जाते थे? तो इनिशियली जो है, जो पेंटिंग्स हैं वो किस पे किया गया? वो किया गया ताड़ पत्र पे। ताड़ पत्र यानी पाम लीव्स, और उसके बाद फिर कागज यानी पेपर पे चित्रकारी की गई। चित्र कैसे हैं? मिनिएचर साइज के हैं, बड़े ही छोटे आकार के हैं। चित्रकला की मुख्य विषय वस्तु क्या है?
तो नाम से पता चल रहा है चित्रकला की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? जैन धर्म। अब मामला यह है कि इस चित्रकला का विकास कब हुआ? तो इस चित्रकला का जो विकास है वह हो रहा है पूर्व मध्यकाल व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल व मध्यकाल, यानी अर्ली मिडिवल एज और मिडिवल एज। अर्ली मिडिवल और मिडिवल एज में इस चित्रकला का विकास हुआ। तो चलिए, इसको हम लोगों ने जान लिया, समझ लिया। बहुत ज्यादा यहां हम लोग को जानने की आवश्यकता नहीं है। जिस चित्रकला में हमें अधिक जानने की आवश्यकता होगी, मैं उसके बारे में आपको जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। तो यस, नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं। और ये जो चित्रकला है, ये जो आपके सामने चित्र दिख रहे हैं, ये किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है चोल भित्ति चित्रकला। चोल भित्ति चित्रकला, यानी चोल फ्रेस्को पेंटिंग या चोला म्यूरल पेंटिंग। ये कौन से चोला है? ये चोला है अर्ली मिडिवल एज के, यानी पूर्व मध्यकाल, अर्ली मिडिवल, जिनका कैपिटल क्या था? तंजौर, राजधानी तंजौर थी। तो ये जो चित्रकला है ये सूक्ष्म चित्रकला नहीं है, बल्कि कैसा है? म्यूरल पेंटिंग है, भित्ति चित्रकला है। यानी इस चित्रकला के साक्ष्य कहां मिलेंगे आपको? तो चोल कालीन मंदिरों की दीवारों पर मिलेंगे। क्लियर ना? और इस चित्रकला की एक अनुपम विशेषता है, और वह यूनिक फीचर क्या है? तो जो इमेजेस हैं, इमेजेस वो फ्रेस्को कैटेगरी के हैं। मतलब चित्रकारी कब की गई? जब दीवार पे जो चूना लगाया गया है वो गीला था, और जब चूना गीला है और उस समय चित्रकारी की जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेस्को। फ्रेस्को सीको नहीं कहते हैं। जैसे अजंता के जो म्यूरल्स हैं, अजंता के जो भित्ति चित्र हैं, अधिकांशतः किस कैटेगरी के हैं? फ्रेस्को सीको कैटेगरी के हैं। यानी चित्रकारी कब की गई? जब दीवार पे जो चूना लगाया गया था वो सूख गया, चूना या लाइम प्लास्टर सूख गया, और उसके बाद चित्रकारी की गई। तो when lime plaster became dry and then images were drawn, then such style of painting तो क्या बोलते हैं? known as fresco-seco. And when lime is wet and painters started drawing the image, then such style of painting is known as fresco painting. तो जो चोल मंदिरों से हमें भित्ति चित्र मिले हैं वह सामान्यतः किस कैटेगरी के हैं? फ्रेस्को कैटेगरी के हैं। लेकिन क्या इतना टफ आने के, आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं? मैं तो बोलूंगा नहीं, इतना टफ नहीं आने के चांसेस हैं, है ना? अभी तक मैंने जितना भी आपको समझाया है इसमें से क्या आ सकता है? भीमबेटका के चित्र। क्लियर? टफ क्वेश्चन में जोगी मारा की गुफाओं पे क्वेश्चन आ सकता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने डिस्कस किया अभी तक वह था अजंता चित्रकला। वहां से आपके प्रश्न आ सकते हैं। फिर अजंता के बाद है पाल कालीन चित्रकला की। इनकी विषय वस्तु क्या थी? ये किस कैटेगरी के थे? भित्ति चित्र थे या फिर सूक्ष्म चित्र था? इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। चोल और जैन चित्रकला के आने के चांसेस आपके एग्जाम में रेयर में भी रेयरेस्ट आप कह सकते हैं। लेकिन हाँ, हम लोग को टॉपिक कंप्लीट करना है, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। आप लोगों को शायद मैंने कई बार बताया होगा कि प्रीलिम्स निकालने के कुछ बड़े ही सिंपल स्टेप हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट फॉलो दोज सिंपल स्टेप्स। सिंपल स्टेप नंबर 1, आपके पास एक नोट्स होना चाहिए, ठीक ठाक नोट्स होना चाहिए। आप अपना नोट्स बार बार चेंज नहीं करेंगे, उसी को बार बार आप पढ़ेंगे। क्लियर ना? उसके बाद फिर दूसरा, आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मतलब यहां पर केवल एमपीपीएससी नहीं है, यहां राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है,
झारखंड है, ये यहाँ के जो पीएससी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं इनको आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कुछ यदि नए क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप अपने नोटबुक में ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ एक खतरा है। खतरा क्या है? आप छत्तीसगढ़ पीएससी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आप वहां के लोकल हिस्ट्री और कल्चर को जानने लग जाएंगे तो फिर रिस्क है, क्योंकि आपके एग्जाम में छत्तीसगढ़ का लोकल हिस्ट्री और कल्चर सामान्यतः नहीं आएगा, या नहीं के बराबर ही आप मान के चले आए तो नहीं आता है छत्तीसगढ़ पीएससी का लोकल हिस्ट्री, झारखंड का लोकल हिस्ट्री, तो उसको आपको इग्नोर करना होगा। फोकस किस पे करना होगा? इंडियन आर्ट एंड कल्चर पे, इंडियन हिस्ट्री पे। तो ये बड़े ही सिंपल स्टेप है, इनको आप फॉलो करें, आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। यस, तो आगे बढ़ते हैं। अब आइए, ये चोल चित्रकला का ही उदाहरण है, और चोल चित्रकला का जो मुख्य विषय वस्तु है वह क्या है? शैव धर्म। आपको शिव से संबंधित विविध प्रकार की चित्र मिलेंगे, तो मुख्य विषय वस्तु है शैव धर्म। अब हम लोग आ गए, कहां पर पहुंच गए? हम लोग हैं मध्यकाल में, और 15वीं 16वीं और कुछ हद तक 17वीं सदी में भी हैं, बट मुख्य रूप से 15वीं और 16वीं सदी में है। और स्थान है, क्षेत्र है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। यहां पर एक हिंदू राजवंश की स्थापना होती है 14वीं सदी में। 14वीं, 15वीं और 16वीं सदी तक ये राजवंश मुख्य रूप से रहता है। और इस राजवंश बोलिए या इस साम्राज्य को सामान्यतः विजयनगर कहा गया है। वैसे विजयनगर में 4 राजवंश आते हैं, संगम, सालुब, तुलुब और अराविडु। तो 1336 ईस्वी के आसपास संगम राजवंश की स्थापना होती है। 1485 ईस्वी के आसपास सालुब राजवंश की स्थापना होती है। 1505 ईस्वी के आसपास तुलुब राजवंश की स्थापना होती है, और 1570 ईस्वी के आसपास अराविडु राजवंश की स्थापना होती है। तो ये जो राजवंश मैंने बताया, इनकी जो मुख्य राजधानी है, खास करके जो पहला जो 3 राजवंश है, वह राजधानी क्या थी? विजयनगर या हम्पी, जो कि कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित थी। क्लियर? तो विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा भी भित्ति चित्रकला को संरक्षण दिया गया था। तो हम लोग कहां पर हैं? वी आर इन द era of what? Vijayanagar Empire. Flourished in which century? Flourished in 14th century, then 15th century and 16th century, and up to some extent 17th century as well, but up to some extent. मुख्य रूप से विजयनगर एम्पायर मीन्स 14th, 15th एंड 16th। तो इस समय आपको विजयनगर के राजाओं द्वारा चित्रकला को संरक्षण दिया गया, और इनके द्वारा जो चित्रकला को संरक्षण दिया गया उनके साक्ष्य मिलते कहां हैं? तो विजयनगर के राजाओं द्वारा जो चित्रकला का संरक्षण दिया गया उसका साक्ष्य मिलता है टेम्पल्स में। और ये किस कैटेगरी के हैं? विजयनगर कालीन जो चित्रकला है, द विजयनगर पेंटिंग्स कम्स अंडर विच कैटेगरी? तो आंसर है म्यूरल्स, भित्ति चित्र। कहां पर ये चित्र मिले हैं? तो दीज पेंटिंग्स आर फाउंड ऑन टू द वॉल्स ऑफ द टेम्पल्स। समझ गए? तो मंदिरों के दीवारों पर ये चित्र मिले हैं, इसलिए किस कैटेगरी में आते हैं? भित्ति चित्रकला या म्यूरल कैटेगरी के ये इमेज हैं। जैसे ये जो इमेज आपको दिख रहा है धार्मिक चित्र है, और ये कहां दिखा? तो हम्पी या विजयनगर में एक मंदिर है, नाम है विरूपाक्ष मंदिर। तो विरूपाक्ष मंदिर की दीवारों पर यह चित्र मिला है। फिर यदि थोड़ा सा हम लोग हम्पी से बाहर निकले और हम लोग कहां पहुंच गए? हम लोग पहुंच गए लेपाक्षी। लेपाक्षी विजयनगर के पास में ही है, समझ लीजिए। वहां पर एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है वीरभद्र मंदिर। तो वीरभद्र मंदिर की दीवारों पर भी म्यूरल्स या भित्ति चित्रकला का साक्ष्य मिला है।
और बड़ी संख्या में साक्ष्य मिला है। इसलिए कभी कभी आपको किताबों में क्या मिलेगा कि विजयनगर कालीन भित्ति चित्रकला को और किस नाम से जानते हैं। तो इसका क्या आंसर है डियर? इसका आंसर है लेपाक्षी। लेपाक्षी भित्ति चित्रकला। कभी कभी तो द म्यूरल पेंटिंग दैट वाज फ्लरिश्ड in the reign of Vijayanagar Empire, also known as Lepakshi mural painting. विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु धार्मिक है। आइए अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी तक जो भी हम लोगों ने बात किया उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, और वो है मुगल सूक्ष्म चित्रकला यानी मुगल मिनिएचर पेंटिंग। तो मुगल जो पेंटिंग है वो किस कैटेगरी में आ रहे हैं डियर? वो आ रहे हैं मिनिएचर कैटेगरी के पेंटिंग है। ठीक है, मिनिएचर कैटेगरी का पेंटिंग है यानी सूक्ष्म चित्रकला है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आपको चित्रकला का साक्ष्य कहां मिलेगा? तो आपको चित्रकला का साक्ष्य मिलेगा पेपर पे यानी कागज पे, और कहां मिलेगा? क्लोथ पे यानी कपड़े पे मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट भी जान गए। और क्या पॉइंट जानेंगे? दूसरा, जो मुगल चित्रकला है वो वस्तुतः इंडियन यानी भारतीय और पर्शियन, वो भी पर्शियन में कौन सा? सफाविद। इंडियन और पर्शियन पेंटिंग का मिक्सचर है। मिक्सचर तो क्या बताया? भारतीय और फारसी चित्रकला का मिश्रण है क्या? मुगल सूक्ष्म चित्रकला। अब यहां मैंने फारसी लिखा, पर्शियन, लेकिन साथ ही साथ क्या लिख दिया? सफाविद, या हिंदी में इसको हम लोग सफवी कहते हैं। सफवी क्या है? तो सफवी एक ईरान का राजवंश था, मुगलों का समकालीन। क्लियर ना? तो वस्तुतः जो ईरानी चित्रकला है, जिस चित्रकला ने मुगल चित्रकला को प्रभावित किया, वह कौन सी है? ईरानी सफवी चित्रकला या पर्शियन सफाविद। तो ये पहला पॉइंट याद रखेंगे आप लोग कि भाई ये वस्तुतः किसका मिश्रण है? मुगल चित्रकला। ये पता चल गया आपको। इसके बाद इसमें बाद में चलकर कुछ यूरोपियन जो पेंटिंग स्टाइल्स हैं उसको भी इनकॉर्पोरेट किया गया। इनकॉर्पोरेटेड यानी बाद में चलकर मुगल चित्रकला में यूरोपीय चित्रकला की शैली का भी समावेश देखने को मिलता है। समावेश, शैली, स्टाइल, और साथ ही साथ स्टाइल के साथ साथ थीम्स भी। स्टाइल भी है मतलब शैली भी देखने को मिलेगा, और कुछ थीम्स यानी कुछ विषय वस्तु को भी इनकॉर्पोरेट किया गया है, को भी शामिल किया गया है। बट मुख्यतः मुगल चित्रकला भारतीय और ईरानी चित्रकला का सुंदर सम्मिश्रण है। फाइन सिंथेसिस है, ब्यूटीफुल सिंथेसिस है ऑफ इंडियन एंड पर्शियन पेंटिंग। चलिए यहां तक जान गए। अब देखें इनका जो मेन थीम है, मुगल चित्रकला का मेन थीम क्या है? तो याद रखेंगे जो इनकी जो विषय वस्तु है वो बेसिकली कैसा है? एरिस्टोक्रेटिक एंड सेक्युलर। यानी मुगल चित्रकला वस्तुतः अभिजात्य वर्गीय है या अभिजातीय प्रकृति की है। अभिजात्य प्रकृति की है और धर्मनिरपेक्ष, मुख्य रूप से धर्मनिरपेक्ष प्रकृति की है। अभिजात्य और धर्मनिरपेक्ष। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं?
क्योंकि यदि मैं अभी आप इनका मैं मेन थीम बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। इनका मेन थीम क्या था? हंटिंग यानी शिकार के दृश्य, कोर्ट सीन्स, क्लियर, यानी दरबारी दृश्य, शिकार से संबंधित दृश्य, वॉर या फिर बैटल सीन्स, युद्ध भूमि से संबंधित दृश्य, और उसके बाद पोर्ट्रेट, नेचर, प्रकृति इत्यादि। यानी धार्मिक विषय वस्तु आपको कम देखने को मिलेगा किसमें? मुगल चित्रकला में। इसीलिए क्या बताया? सेकुलर। अब मामला है एरिस्टोक्रेटिक क्यों बोला, अभिजात्य प्रकृति का क्यों कहा? क्योंकि मुगल चित्रकला का विकास मुख्यतः कहां हुआ? मुगल राजाओं के दरबार में हुआ। उनके दरबारियों द्वारा, मुगल राजाओं द्वारा इस चित्रकला को संरक्षण दिया गया। आम जनों में यह चित्रकला लोकप्रिय नहीं थी। तो द मुगल मिनिएचर पेंटिंग वॉज पॉपुलर वेयर? was popular in the Mughal court. It was patronized by the Mughal ruler and its nobles or officers or ministers. तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे? अभिजात्य वर्गीय। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। मैं इस पर कुछ ज्यादा फोकस क्यों कर रहा हूं मुगल चित्रकला पे? इसलिए जानबूझकर कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या बताया, किसका मिश्रण है, कहां पर चित्रकारी की जाएगी, सूक्ष्म चित्रकला है या भित्ति चित्रकला है, यह बताया आपको। विषय वस्तु के बारे में आपको बता दिया। अब देखें कैसे कैसे मुगल चित्रकला आगे बढ़ रही है। तो बाबर, जो कि मुगल राजवंश के संस्थापक थे इंडिया में, उनके समय का एक बड़ा ही फेमस पेंटर था जो कि हेरात में रहता था। कहां रहता था? हेरात। हेरात कहां है भाई? ये अफगानिस्तान में है ना। उस वक्त इस्लामी कला और संस्कृति का यह एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो इसी हेरात में, हेरात नामक शहर में बाबर एक पर्शियन पेंटर से मिलता है। उसका नाम था बिहजाद। तो बाबर का समकालीन या कंटेम्पररी पेंटर कौन हुआ? तो बाबर का कंटेम्पररी पेंटर हुआ या समकालीन चित्रकार हुआ बिहजाद। और वह कहां का रहने वाला था? वह रहने वाला था आपका हेरात, अफगानिस्तान। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हुमायूं के समय क्या हो रहा है भाई? तो जो हुमायूं है, हुमायूं ये भारत लौट रहे हैं। क्यों भारत लौट रहे हैं? आप लोग को पता होगा। 1539 ईस्वी और 1540 ईस्वी, 1539, 1540, हुमायूं was twice defeated by शेर शाह, the founder of सूर डायनेस्टी, the first अफगान डायनेस्टी, है ना, इन इंडिया। शेर शाह ने हुमायूं को पहला चौसा का युद्ध 1539 और दूसरा कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में हराया। एंड फोर्स्ड हिम टू लीव इंडिया, और उसको बाध्य किया कि आप भारत को छोड़ दीजिए। तो फिर ऐसी परिस्थिति में हुमायूं वॉज गिवन शेल्टर, वॉज गिवन पॉलिटिकल असाइलम बाई शाह तहमस्प, हु वॉज शाह तहमस्प, द सफवी रूलर ऑफ ईरान। तो ऐसी परिस्थिति में जब हुमायूं साहब हार गए हैं तो इनको भारत छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया शेर शाह ने, और इन्हें राजनीतिक संरक्षण दिया गया। किसके द्वारा? तो ईरान के शासक, ईरान के सफवी शासक शाह तहमस्प द्वारा। क्लियर? लेकिन परिस्थितियां कुछ वर्षों के पश्चात परिस्थितियां हुमायूं के अनुरूप बदलनी शुरू होती है। यानी नाउ द फेट ऑफ हुमायूं टर्न इन हिज फेवर। अभी तक तो उसके अगेंस्ट था, लेकिन अब भाग्य हुमायूं के फेवर में बदल गया। शेर शाह की मृत्यु हो गई और शेर शाह के उत्तराधिकारी लंबे समय तक टिक नहीं पाए। हुमायूं वापस आया और अफगानों को पराजित किया। क्लियर? और फिर से मुगल राजवंश की स्थापना कर दी। क्लियर? तो जब यह भारत वापस लौट रहा है तो उसी समय अपने साथ ईरान के दो यंग पेंटर को अपने साथ लाया है। क्या नाम है भाई उनका?
उनका नाम था ख्वाजा अब्दुल समद और मीर सैयद अली। क्लियर? क्या बताया आपको? किसको लेकर आया अपने साथ? ख्वाजा अब्दुल समद और मीर सैयद अली। ये दो नाम याद रखना कंपलसरी है। ख्वाजा अब्दुल समद और मीर सैयद अली को अपने साथ यह भारत लेकर आया। ये है कौन? तो ईरान के दो पेंटर हैं, दो चित्रकार हैं। क्लियर? ये हुमायूं की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है 1556 में और उसके बाद शासक बनते हैं अकबर। और कहा जाता है कि मुगल चित्रकला की जो वास्तविक नींव है, रियल फाउंडेशन ऑफ द मुगल मिनिएचर पेंटिंग वाज लेड इन द रेन ऑफ अकबर। तो मुगल चित्रकला की वास्तविक नींव अकबर के शासनकाल में रखी गई। और मुगल चित्रकला या चित्रशाला या मुगल अटीलियर या तस्वीर खाना के हेड कौन बने? तो आंसर है अब्दुल समद। तो कौन हेड बनता है मुगल अटीलियर का या मुगल रॉयल स्टूडियो का? आंसर है अब्दुल समद। याद रखेंगे। तो अकबर के चित्रशाला में बहुत सारे क्या है चित्रकार हैं। इसमें मैक्सिमम जो चित्रकार थे, मैक्सिमम जो पेंटर्स थे, देवर हिंदू। तो अकबर के रॉयल स्टूडियो में मैक्सिमम जो पेंटर्स थे वो क्या थे? वो थे हिंदू, है ना। दो चार चित्रकारों का नाम जानना है, दो चार चित्र का नाम हमें जानना है यहां से। दो चित्रकारों का नाम तो बता दिया, मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद। और क्या जानना है? और जानना है दसवंत और बसावन। दसवंत और बसावन। क्लियर? अकबर के दरबार का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार, जो बेस्ट पेंटर है, वो कौन है? बसावन। बी फॉर बसावन, बी फॉर बेस्ट। तो अकबर के दरबार का सर्वप्रमुख चित्रकार बसावन। दसवंत साहब कौन है? तो दसवंत साहब एक लोअर कास्ट हिंदू हैं। लोअर कास्ट हिंदू। कौन भाई? दसवंत। लो कास्ट हिंदू, बट ही वॉज अ ग्रेट पेंटर। महान चित्रकार थे दसवंत। लेकिन बाद में ये मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं, इसलिए इन्होंने क्या कर ली? इन्होंने कर लिया सुसाइड या आत्महत्या। कौन कर लिए? दसवंत। तो दो चार चित्रकारों का नाम आपको मैंने बता दिया। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल के चित्रकारों का नाम बता दिया। अब अकबर के शासनकाल में किस चित्रों की बहुलता है? किस प्रकार के चित्रों की बहुलता देखने को मिलती है? तो याद रखेंगे, अकबर के शासनकाल में मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग का डोमिनेंस है। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब पांडुलिपि। पांडुलिपि चित्रण की बहुलता। ये क्या होता है मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग? आपने एक साथ एक तरफ अपने हाथों से किताब लिखी है ना, और उसी किताब से संबंधित किसी एक कहानी को पेज के दूसरी ओर आपने इमेज ड्रॉ कर दिया। तो एक और क्या है? एक और है आपका राइटिंग, कहानी, और दूसरी ओर है उसी कहानी से संबंधित चित्र। क्लियर? यही है क्या? मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग। अकबर के शासनकाल में ही यूरोपीय चित्रकला के तत्वों का समावेश भी हुआ। तो यानी अकबर के पीरियड में आप क्या देखेंगे? इनकॉर्पोरेशन ऑफ यूरोपियन पेंटिंग स्टाइल एज वेल। चलो, तो जान गए। अब दो चार चित्र का नाम हम लोग को जान लेना है। तो अकबर के शासनकाल में, वैसे उस चित्रकारी का आरंभ हुमायूं के शासनकाल में ही हुआ। तो अकबर के शासनकाल में जो पहला चित्र बना है उसका नाम क्या है? हमजा नामा। हमजा नामा, ये पैगंबर मोहम्मद के संबंधी हैं। क्लियर ना? तो अकबर और हुमायूं के शासनकाल में जो सर्वप्रथम चित्र हमें दिखाई पड़ता है वो कौन सा है? हमजा नामा। उसके बाद फिर देखिए दूसरा एक और है, ये है हमजा नामा। दूसरा क्या है?
ये जो मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग है इसका नाम है तारीख ए खानदानी तैमूरिया। समझ गए क्या बताया? तारीख ए खानदानी तैमूरिया। यानी इसमें आपको क्या मिलेगा? तो इसमें तैमूर लंग और उसके बेटे और उसके ग्रैंड सन से रिलेटेड आपको चित्र मिलेगा। तारीख ए खानदानी तैमूरिया। क्लियर डियर? ये सब किसके शासनकाल में हो रहा है? ये सब हो रहा है अकबर के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये जो चित्र है ये किसका चित्र है? इस चित्र का नाम है रज्मनामा के चित्र। रज्मनामा फारसी भाषा में महाभारत का अनुवाद, बुक ऑफ वॉर्स। रज्मनामा ट्रांसलेशन हुआ किसका? महाभारत का। किसमें? पर्शियन लैंग्वेज में। और एक तरफ कहानी लिखी जा रही है और दूसरी तरफ चित्र बनाए जा रहे हैं। क्लियर? तो रज्मनामा ये वस्तुतः क्या है? ये भीष्म जो है अर्जुन के तीरों से घायल हो चुके हैं और तीरों की सैया पर भीष्म लेटे हुए हैं, उसी से संबंधित ये चित्र है रज्मनामा। इधर क्या है? इधर चित्र है अनवार ए सुहेली से संबंधित चित्र। अब ये क्या हो गया भाई? अनवार ए सुहेली क्या है? तो अनवार ए सुहेली फारसी भाषा में पंचतंत्र का अनुवाद है। क्लियर ना? और उसी से संबंधित चित्र है ये क्या? अनवार ए सुहेली से संबंधित चित्र। तो ये सब किसके समय हो रहा है? ये सारे के सारे चित्र आपको देखने को मिल रहा है किसके समय? अकबर के समय। अब हम लोग पहुंच गए मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग, गोल्डन एज ऑफ मुगल मिनिएचर पेंटिंग। तो हम लोग किस युग में हैं? हम लोग हैं जहांगीर के युग में। जहांगीर का जो शासनकाल है वह क्या कहलाता है? मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग या गोल्डन एज ऑफ मुगल मिनिएचर पेंटिंग। क्लियर? क्या जानना है इसमें? इसमें जो पॉइंट जानने हैं वो ये हैं। पहला कि जहांगीर हिमसेल्फ वाज अ पेंटर। याद रखेंगे, आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा मुगल बादशाह स्वयं में एक चित्रकार था? तो आंसर क्या है? जहांगीर। तो जहांगीर हिमसेल्फ वाज अ painter. When he was a prince, he established his own royal studio where in Agra under the leadership of Aka Reza. यहां नाम मैं लिख रहा हूं AKAREZA, अका रेजा, या यहां लिख दूंगा अका रेजा। ये कहां से थे? हेरात से थे। तो क्या मैंने कहा कि जब जहांगीर राजकुमार था, प्रिंस था, when he wasn't became an emperor, उस समय की कहानी में बता रहा हूं। तो जहांगीर ने अका रेजा के नेतृत्व में चित्रशाला या स्वयं का रॉयल स्टूडियो बनाया। कहां पर बनाया? आगरा में। तस्वीर खाना, ये क्या होता है तस्वीर खाना? ये बार बार मैं वर्ड बोले जा रहा हूं। ये समझ लीजिए एक रूम है, बड़ा सा रूम है जहां पर मुगल पेंटर आते थे और चित्रकारी करते थे। क्लियर ना? तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश में रॉयल स्टूडियो या अटीलियर कहते हैं, है ना? अटीलियर या फिर रॉयल स्टूडियो। और हिंदी में कहा जाता है तस्वीर खाना या चित्रशाला। तो अका रेजा हेरात के चित्रकार हैं। कहां से आए हैं? हेरात। क्लियर? वहां से आए हैं और इन्हीं के लीडरशिप में जहांगीर ने स्वयं का चित्रशाला स्थापित किया। तो जहांगीर हिमसेल्फ वाज अ पेंटर। ठीक है, ये जान गए। अब जहांगीर के समय के चित्रकला की विशेषताएं क्या थी? तो जहांगीर के समय पोर्ट्रेट पेंटिंग, पोर्ट्रेट यानी छवि चित्रण की बहुलता देखने को मिलेगी। डोमिनेंस ऑफ पोर्ट्रेट पेंटिंग। देखिए, यहां नूरजहां का चित्र है, यहां स्वयं जहांगीर का चित्र है। और जो चित्र है वो कैसा है? प्रोफाइल है, मतलब फ्रंट नहीं है, कुछ इस तरह से है, प्रोफाइल है। यहां भी देखिए प्रोफाइल, यहां देखिए प्रोफाइल, पार्श्व चित्र। तो कौन से पेंटिंग का डोमिनेंस हो गया? पोर्ट्रेट पेंटिंग, मैन्युस्क्रिप्ट का नहीं। इसके अलावा और क्या? इसके अलावा अब चित्र के दोनों ओर चौड़े हाशिए रखे जा रहे हैं। देखिए, चौड़ा हाशिया, और इनको सजाया भी जा रहा है।
तो वाइड मार्जिन्स वर लेफ्ट ऑन टू द बोथ साइड ऑफ द पेंटिंग। क्लियर? एल्बम भी रखना, एल्बम रखने का ट्रेडिशन भी स्टार्ट हो गया। एल्बम, जिसके लिए क्या टर्म यूज किया गया है? एल्बम के लिए जो टर्म यूज किया गया है डियर, वो क्या है? वो है मोरक्का। मोरक्का, तो यानी ट्रेडिशन ऑफ एल्बम स्टार्टेड। एल्बम में क्या होगा? एक ही थीम से रिलेटेड जो इमेज है उनको आप एक एल्बम में, एक बुक में रख देंगे, उसी को बोला गया है मोरक्का। तो ये 2-3 मैंने आपको विशेषताएं बताई। अब आते हैं जहांगीर के समय के कुछ प्रमुख चित्रकारों का नाम जानने जा रहे हैं। देखिए, ये जो चित्र है, ये जहांगीर एक संत से मिल रहे हैं। संत का नाम है जदरूप गोसाई, और इस चित्र को बनाया किसने? गोवर्धन ने। क्लियर? तो गोवर्धन एक चित्रकार हो गए जहांगीर के दरबार में। उसके बाद ये देखिए, ये जो चित्र है, ये है किसका? ये है जहांगीर का छवि चित्र। और जहांगीर के दरबार में जो छवि चित्रण में, पोर्ट्रेट पेंटिंग में मास्टर हैं, उस्ताद हैं, उनका नाम क्या था? उनका नाम था अबुल हसन। ये नाम कंपलसरी याद रखना है, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। अबुल हसन, ठीक है ना? अबुल हसन। क्लियर? अबुल हसन को जहांगीर ने उपाधि दी थी, नादिर उद जमा की उपाधि दी थी। क्या उपाधि दिया अबुल हसन को? अबुल हसन को उपाधि दिया जहांगीर ने नादिर उद जमा की उपाधि दी। तो छवि चित्रण में सिद्ध हस्त कौन थे? प्रसिद्ध कौन थे? अबुल हसन। और फिर प्रकृति चित्रण में, यानी पेड़ पौधा, पशु पक्षी के चित्रण में कौन सिद्ध हस्त है, कौन मास्टर है? नाम है मंसूर। मंसूर। और देखिए, मंसूर ने बनाया क्या? साइबेरियन क्रेन। क्लियर? साइबेरियन क्रेन किसने बनाया? मंसूर ने। और इधर अबुल हसन ने किसका छवि चित्रण बनाया? उत्तर है जहांगीर का। मंसूर की भी कुछ उपाधि है। तो मंसूर को जो उपाधि दिया गया था, उस उपाधि का नाम है नादिर उल या अल अस्र। नादिर उल अस्र। ये एकदम उपाधि याद रखना है आप लोगों को, यहां पर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये सब आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं। नादिर उल अस्र, नादिर उल जमा, तो किसकी उपाधि हो गई? नादिर उल अस्र। तो नादिर उल अस्र मंसूर की उपाधि, नादिर उल जमा अबुल हसन की उपाधि। तो अभी तक आपने जहांगीर के दरबार में 3 चित्रकारों का नाम जान लिया। गोवर्धन, अबुल हसन, 4 चित्रकारों का नाम जाना। पहला आपने जाना अका रेजा, जो कि हेरात का रहने वाला था। दूसरा जाना आपने गोवर्धन, तीसरा अबुल हसन, चौथा मंसूर। अब आइए 1-2 और चित्रकार का नाम जान लेते हैं। ये देखिए, ये जो चित्रकार, ये चित्र बनाया किसने? तो ये चित्र बनाया है दौलत ने। और ये किसका छवि चित्रण है? तो ये है अबुल हसन का। तो पोर्ट्रेट बनाया है किसका? अबुल हसन का बाई दौलत। तो दौलत एक चित्रकार है। वैसे दौलत ने कई सारे चित्रकारों का, जहांगीर के दरबार के जो चित्रकार थे, कई सारे चित्रकारों का छवि चित्रण बनाया है, ग्रुप पेंटिंग भी बनाया है। किसने भाई? दौलत ने। उसके बाद आइए, ये है जहांगीर किससे मिल रहे हैं? तो जहांगीर गले लगा रहे हैं ईरान के शाह अब्बास से। क्लियर ना? इसमें देखिए, जहांगीर को ऊंचा दिखाया गया है और ईरान के शाह अब्बास को थोड़ा सा नीचे दिखाया गया है इसमें। और चित्रकार कौन है? चित्रकार है अबुल हसन। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि जहांगीर के काल के समय जो चित्र है, उसके दोनों ओर वाइड मार्जिन्स आपको देखने को मिलेगा। देखिए, यहां दिख रहा है वाइड मार्जिन्स। क्लियर? इसी तरह से इस चित्र में आपको यूरोपीय प्रभाव भी दिख रहा है। यहां देखिए, ये जो नीचे है, ये नीचे फ्लाइंग एंजल्स है, हेलो, यानी ये प्रभा मंडल है। ये सब क्या है? यूरोपीय प्रभाव है। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और पहुंच गए अब कहां पर? शाहजहां के समय। शाहजहां के समय भी चित्रकला जारी रहा।
लेकिन नॉर्मली आपके एग्जाम में शाहजहां काल के चित्र या चित्रकारों का नाम नहीं पूछा जाता है। लेकिन इस चित्र को दिखाने के पीछे पर्पस यही है कि ये इस चित्र को देखने समय पता चल रहा है कि यूरोपीय प्रभाव में वृद्धि हो रही है। यहां दिख रहा है उड़ते हुए देवदूत, फ्लाइंग एंजल्स, और ये देखिए जो प्रभा मंडल है हैलो, ये कैसा है, डेकोरेटेड है। ये किसके प्रभाव को दिखा रहा है, तो ये दिखा रहा है यूरोपीय प्रभाव को। शाहजहां के बाद औरंगजेब में पहुंचते हैं और औरंगजेब के शासनकाल से मुगल चित्रकला का पतन आरंभ हो गया। क्यों? क्योंकि औरंगजेब की दिलचस्पी मुगल चित्रकला या चित्रकला में नहीं थी। क्लियर ना? आप कह सकते हैं कि कला और संस्कृति के क्षेत्र में औरंगजेब एक प्रकार का नीरस व्यक्ति था, उसका इसमें इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसने कोर्ट पेंटिंग पे बैन कर दिया, यानी दरबारी चित्रण को समाप्त कर दिया या प्रतिबंध लगा दिया। किसने? औरंगजेब ने। चलिए, यहां तक हम लोगों ने टॉपिक जान लिया। अब हम लोग कहां पहुंच रहे हैं? मुगल चित्रकला टॉपिक हमारा ओवर। अब आइए आप लोगों से जरा पूछें, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जो भी चीजें मैंने अभी डिस्कस की, आप लोग को समझ में आ रहा है? क्लियर? यस। तो अब बात कर रहे हैं, समझने जा रहे हैं हम लोग राजस्थानी चित्रकला। राजस्थानी चित्रकला, तो राजस्थानी चित्रकला का विकास कब हो रहा है? राजस्थानी चित्रकला का विकास हो रहा है 16वीं से 19वीं सदी के मध्य। क्लियर? 16वीं से 19वीं सदी के मध्य। नाम से पता चल रहा है कि इसका विकास राजस्थान में हुआ था और वहां के राजपूत राजाओं द्वारा, उनके अधिकारियों द्वारा इस चित्रकला को संरक्षण दिया गया था। लेकिन यह जो चित्रकला है यह आम जनों में भी लोकप्रिय हुई थी। क्लियर? चित्रकला धार्मिक भी है और गैर धार्मिक भी है, बट यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थानी चित्रकला की मुख्य विषय वस्तु क्या है, तो आपका आंसर होगा धार्मिक, यानी मेन थीम ऑफ द राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग वाज रिलीजियस। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु क्या है, तो आंसर है राधा और कृष्ण। क्लियर? द लव सीन्स ऑफ राधा एंड कृष्ण। तो इस चित्रकला की, राजस्थानी चित्रकला की सर्व प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु है राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग। इसके अलावा आपको रामायण, महाभारत, पुराण, इन सब से संबंधित कहानियों के चित्र भी देखने को मिलेंगे। तो ये भी आपको मालूम चल गया। अब राजस्थानी जो चित्रकला है इसकी कई उप शैलियां हैं, यानी देयर वर वेरियस सब स्टाइल्स ऑफ द राजस्थानी स्कूल। और वो क्या क्या सब स्टाइल है, तो देखिए ऊपर में नाम लिखा हुआ है। क्या नाम लिखा हुआ है भाई? तो नाम लिखा हुआ है मारवाड़, है ना, या फिर जोधपुर। जोधपुर शैली, मारवाड़, मेवाड़ शैली, हड़ौती शैली। हड़ौती मतलब बूंदी और कोटा। बूंदी और कोटा क्षेत्र में जो चित्रकला लोकप्रिय हुई उसे हम लोग हड़ौती भी कहते हैं, हड़ौती या हड़ौती। और फिर आमेर, जयपुर के क्षेत्र में जो चित्रकला लोकप्रिय होगी उसे क्या बोला गया?
ढूंढार। तो मुख्य रूप से इसकी कितनी उपशैलियां हैं? आंसर है 4, मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती, ढूंढार। अब मारवाड़ में भी इसके क्या है, कई सारे उपशैलियां हैं। किसमें भाई? मारवाड़ में। मारवाड़ को जोधपुर भी कहते हैं। जैसे इसकी एक इसकी उपशैली है किशनगढ़, किशनगढ़, और दूसरा क्या है? बीकानेर, बीकानेर। तो किशनगढ़ और बीकानेर किसकी उपशैली है, किसका सब स्टाइल है? आंसर है मारवाड़ या जोधपुर का। तो विषय वस्तु के बारे में भी हम लोगों ने समझा, इसके सब स्टाइल्स, इसकी उपशैलियों को भी हम लोगों ने समझ लिया। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट इमेज का नाम जान लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे यहां जो इमेज आपको दिख रहा है, ये है भारत की मोनालिसा। इसे क्या कहा गया है? भारत की मोनालिसा कौन है भाई? बनी ठनी, बनी ठनी। इंडियन मोनालिसा, भारत की मोनालिसा कहा गया है इन्हें। आप केवल इस चित्र को देख करके राजस्थानी चित्रकला की विशेषताओं को आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं। कौन से रंग का यूज होगा? ब्राइट कलर्स का यूज होगा। क्लियर ना? जो मनुष्य के जो चित्र बनाए होंगे वो कैसे होंगे? लंबे कद के होंगे, लंबे होंगे, पतले होंगे। क्लियर ना? तो 2 विशेषता तो आपको यहीं पर मालूम चल गया, और विशेषताओं के बारे में हम लोग को नॉर्मली नहीं जानना है। ये सारी विशेषताएं मेंस एग्जामिनेशन में हो सकता है पूछा जाए, लेकिन प्रीलिम्स में नहीं। हाँ, बट आपके एग्जाम के लिए ये पूछा जा सकता है बनी ठनी का चित्र। अब ये किस शैली से जुड़ा हुआ है? तो बनी ठनी जो है वह है किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ स्टाइल का पार्ट है, किशनगढ़ स्टाइल। और किशनगढ़ किसका है भाई? तो किशनगढ़ है मारवाड़ या जोधपुर। अब इसके चित्रकार कौन है? तो इसके चित्रकार हैं निहाल चंद, निहाल चंद। ये बनी ठनी है कौन? तो बनी ठनी एक तरह की नौकरानी या दासी थी। किसकी? तो किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह या नागरी दास। और सावंत सिंह ने बनी ठनी को क्या मान लिया? बनी ठनी को मान लिया था राधा का रूप, इसलिए उन्होंने अब बनी ठनी को राधा के रूप में वह देखने लगे और स्वयं को क्या कह दिया? राधा का दास यानी नागरी दास। क्लियर ना? तो याद रखेंगे, भारत की मोनालिसा किसे कहा गया है? बनी ठनी, चित्रकार निहाल चंद, और किस शैली का पार्ट है? किशनगढ़। और किशनगढ़ किसका पार्ट है? मारवाड़। क्लियर? अब एक और चित्र आपको दिखाने जा रहा हूं, और वो चित्र है ढोला मारू का चित्र। ये देखिए ढोला मारू। ये भी चित्र का संबंध किससे है? जोधपुर या मारवाड़। क्लियर ना? जोधपुर या मारवाड़। क्या नाम है? ढोला मारू। मिनिएचर पेंटिंग है ढोला मारू। ये किसके प्रेम प्रसंगों की कहानी बता रहा है? तो मारवाड़ के राजकुमार है ढोला और पूगल क्षेत्र की राजकुमारी है मारू। तो ढोला और मारू की प्रेम कथा। तो ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट इमेज है राजस्थानी स्कूल से। वैसे राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग का जो ओल्डेस्ट स्कूल है वह है मेवाड़। तो थोड़ा सा हम लोगों ने राजस्थानी चित्रकला को भी समझ लिया। अब आते हैं आगे पहाड़ी चित्रकला, पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग नाम से पता चल रहा होगा कि किधर इसका विकास हुआ। तो पहाड़ी चित्रकला का जो विकास हो रहा है वो हो रहा है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की पहाड़ियों में। किनके द्वारा? तो वहां के स्थानीय राजपूत राजाओं के द्वारा। यह जो पहाड़ी चित्रकला है यह उस क्षेत्र की स्थानीय चित्रकला से प्रभावित है। इसके अतिरिक्त इसमें राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं भी मिलेंगी और साथ ही साथ मुगल चित्रकला की विशेषताएं भी आपको देखने को मिलेंगी। तो किधर विकास हुआ यह मालूम चल गया। किसका मिश्रण है? तो भारत की पारंपरिक चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला और
मुगल चित्रकला का यह मिश्रण है ना। इसका भी जो विकास हो रहा है यह 17वीं से लेकर 19वीं सदी तक विकास हुआ। इसके जो कुछ महत्वपूर्ण केंद्र हैं, इसमें से 2-4 केंद्र का नाम आपको याद रखना है, जैसे गुलेर, बसोहली, कांगड़ा। ये 3 नाम तो एकदम याद रखना है, गुलेर, बसोहली और कांगड़ा। गुलेर, कांगड़ा, बसोहली। गुलेर और कांगड़ा कहां है? गुलेर और कांगड़ा है हिमाचल में। और बसोहली कहां है? तो बसोहली जो है वह है जम्मू कश्मीर क्षेत्र में। क्लियर डियर? अब जो चित्रकारी की जाएगी वह एक मोटे कागज पर की जाती थी, है ना। मोटा कागज, मोटे कागज पर, हैंडमेड थिक पेपर, हाथ से बनाया गया वो कागज होता था, है ना। उसी पर चित्रकारी की जाती थी और उस कागज को कहा गया है सियालकोटी। सियालकोटी कागज, सियालकोटी पेपर। चित्रकला की मुख्य विषय वस्तु क्या है भाई? राधा और कृष्ण। राधा कृष्ण के विषय के प्रेम प्रसंग। तो मेन थीम ऑफ दिस पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग इज व्हाट? इज लव सीन्स ऑफ राधा एंड कृष्ण। ये भी हम लोग को मालूम चल गया, समझ गए, मेन थीम भी पता चल गया। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स का नाम जान गए, गुलेर, कांगड़ा, बसोहली, चंबा। चंबा भी हिमाचल में है। और गढ़वाल कहां है? गढ़वाल है आपके उत्तराखंड में। किन राजाओं ने इसे संरक्षण दिया, यह भी आपको पता चल गया। अब जानना है कि किस राजा के शासनकाल में यह जो चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है। तो आंसर है, एक राजा साहब हैं, कांगड़ा के राजा साहब हैं संसार चंद। तो संसार चंद के समय में यह जो चित्रकला की शैली है यह अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये कुछ चित्र हैं, जैसे ये जो चित्र है यह नल दमयंती का चित्र है। और यह जो है यहां दिखाया गया है राधा प्लेइंग होली। राधा को दिखाया गया है होली खेलते हुए। तो ये भी कहां के चित्र हैं? पहाड़ी चित्रकला। आगे बढ़ते हैं। दक्कन। तो दक्कन क्षेत्र के जो मुस्लिम राजवंश थे, कहां के? अहमदनगर, निजाम शाही राजवंश। क्लियर? बीजापुर आदिल शाही राजवंश, गोलकुंडा कुतुब शाही राजवंश, बीदर बरीद शाही राजवंश, बरार इमाद शाही राजवंश। इन राजाओं द्वारा चित्रकला की जिस शैली को बढ़ावा दिया गया उसे इतिहासकारों ने क्या कहा है? उसे इतिहासकारों ने कहा है दक्कन क्षेत्र की चित्रकला। यह भी किस कैटेगरी में आती है? सूक्ष्म चित्रकला के कैटेगरी में, मिनिएचर पेंटिंग के कैटेगरी में आती है। और यह चित्रकला मुख्य रूप से ईरानी और साथ ही साथ भारतीय, और उसमें भी भारतीय में भी क्या, विजयनगर कालीन चित्रकला से प्रभावित दिखती है। तो भारतीय और ईरानी चित्रकला का मिश्रण है, लेकिन इसमें एक और नया एलिमेंट क्या जुड़ गया? विजयनगर कालीन चित्रकला। क्लियर डियर? ये देखिए, ये इसका एक इमेज है। ये किसका इमेज है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय का ये चित्र है। तो इस चित्रकला का वैसे विकास जो है डियर, विकास, इस चित्रकला का विकास कब शुरू है? तो 16वीं सदी के अंतिम समय में इसका समझिए आरंभ होता है और 17वीं सदी तक ये चलता रहता है, लेकिन उसके बाद भी चलेगा, लेकिन बड़े स्तर पर नहीं। तो मुख्य रूप से 16वीं और 17वीं सदी आप कह सकते हैं। वैसे तो यह 19वीं सदी तक चलता रहेगा, हैदराबाद के नवाब के शासनकाल में भी चलता रहेगा, लेकिन मुख्य रूप से 16वीं और 17वीं। ठीक है। इंडो पर्शियन यानी भारतीय और ईरानी का मिश्रण है। कलर कैसा? तो गहरे रंगों का, ब्राइट कलर, चमकीले रंगों का। क्लियर ना? रिच और ब्राइट, गहरे और चमकीले रंगों का प्रयोग किया जाएगा। इस चित्रकला में ईरानी चित्रकला का तो प्रभाव दिख ही रहा है, मुगल चित्रकला का भी प्रभाव है और विजयनगर कालीन चित्रकला का भी प्रभाव देखने को मिलता है। बस इतना ही जानना था आपको। दक्कन, तो दक्कन चित्रकला आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है।
अभी तक जो भी हम लोगों ने कवर किया, आज के क्लास में यदि बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट मुगल और उसके बाद दूसरा नंबर राजस्थानी। पहाड़ी भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी नाम जान लेते हैं, रागमाला। तो जैसे मुगल है, जैसे आपका राजस्थानी है, जैसे पहाड़ी है, जैसे दक्कनी है, तो हुआ क्या, इनमें भारतीय रागों को लेकर, उनके विषय वस्तु को लेकर चित्र बनाए जाएंगे और उन्हीं चित्रों को क्या बोला जाएगा, रागमाला से संबंधित चित्र। तो इसमें वस्तुतः किसका चित्र मिलेगा आपको, तो भारतीय राग से संबंधित। जैसे मैं बोलूंगा भैरवी, तो भैरवी राग जो है वह सुबह में गाया जाता है, एकदम मॉर्निंग में गाया जाता है। तो चित्र कुछ ऐसा बना होगा जिसमें आप उस चित्र को देख करके बता सकते हैं कि अच्छा ये भैरवी राग से संबंधित है। जैसे देखिए अभी पता चल जाएगा आपको। ये देखिए कैसे मैं बोल सकता हूं कि ये भैरवी राग जो है वह भगवान शिव से समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। देखिए यहां शिव की पूजा हो रही है। इधर देखिए, इधर आसपास कमल खिले हुए हैं। कमल कब खिलता है, सुबह सुबह मॉर्निंग में कमल खिलता है। तो यानी पता चल रहा है क्या भाई, ये किस राग के बारे में बताया जा रहा है, तो आंसर है भैरवी राग के बारे में बताया जा रहा है। तो जो राग से चित्र मिलेंगे आपको, मुगल में भी मिल सकता है, राजस्थानी में मिलेगा, पहाड़ी में मिलेगा और दक्कनी में मिलेगा, उसे क्या बोला जाएगा, रागमाला से संबंधित चित्र। क्लियर ना। जैसे ये कौन सा चित्र हुआ, भैरवी राग से संबंधित, है ना। बट ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पहुंच रहे हैं कहां पर, आधुनिक काल में, और 18वीं सदी में, खास करके 19वीं सदी में, 18वीं सदी के अंत में और 19वीं सदी में मुख्य रूप से अंग्रेजों के संरक्षण में जिस चित्रकला का विकास हुआ, जिस पर आपको यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव पूर्ण रूप से देखने को मिलेगा, उसे क्या बोला गया है, कंपनी शैली, कंपनी स्टाइल कहा गया है। देखिए यह है कंपनी स्टाइल। सामान्यतः ये जो स्टाइल है बेसिकली किससे ज्यादा इंस्पायर्ड है, आंसर है यूरोपियन स्टाइल। हालांकि इसमें कुछ इंडियन स्टाइल भी देखने को मिलेगा, लेकिन मुख्य रूप से यूरोपियन स्टाइल। नाम क्या कहलाया, कंपनी स्टाइल। इसकी एक और विशेषता यह है कि इसमें भारतीयों को दीनहीन, नौकर, दास इत्यादि के रूप में दिखाया जाएगा और अंग्रेजों को, यूरोपियों को लेविश लाइफ, यानी बड़ा ही ऐश्वर्यपूर्ण जीवन का आनंद उठाते हुए दिखाया गया है। देखिए यहां पर कंपनी बहादुर बैठे हुए हैं और उनके नौकर, इधर 2 नौकर हैं जो पंखा हिला रहे हैं और सामने एक और नौकर है जो उनकी सेवा के लिए तत्पर है। तो कंपनी स्टाइल। क्लियर। अब इसी कंपनी स्टाइल का एक और फॉर्म देखने को मिलेगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, पटना कलम या पटना स्कूल। पटना कलम या पटना स्कूल नाम से पता चल रहा है पटना शहर में इसका विकास हुआ था। वैसे इसके और भी कई केंद्र थे, लेकिन मेन सेंटर क्या था, पटना। क्लियर ना। यह जो स्टाइल है इसमें आपको इंडियन और यूरोपियन दोनों स्टाइल का मिक्सचर देखने को मिलेगा। इस पटना कलम की एक बड़ी विशेषता है कि जो पीछे का बैकग्राउंड है ये एकदम, है ना, ये नॉर्मली विदाउट बैकग्राउंड यानी व्हाइट में दिखेगा आपको, कोई बैकग्राउंड पीछे नहीं दिखेगा। जैसे देखिए यहां नॉर्मली देखिए यहां भी कोई बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है, इसके पीछे भी कोई बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है और यहां पर भी कोई बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है। तो पटना कलम किसका मिक्सचर है, भारतीय और यूरोपीय। देखिए मुगल यानी भारतीय और कंपनी स्टाइल मतलब यूरोपीय स्टाइल, इन दोनों का मिक्सचर है। सामान्यतः आपको इसमें किसके बारे में जानकारी या किसके चित्र देखने को मिलेंगे, तो आम जनों से संबंधित चित्र देखने को मिलेंगे। पटना कलम। अब हम लोग पहुंच गए, बात करने जा रहे हैं भारतीय चित्रकला का पुनर्जागरण, और यह इंपॉर्टेंट है। भारतीय चित्रकला का पुनर्जागरण जिसे क्या कहा गया है, बंगाल चित्रकला। इसका विकास कब हो रहा है, इसका विकास हो रहा है 1890 का दशक से लेकर लगभग 1925 ईस्वी तक आप बोल सकते हैं।
1890 के दशक से लेकर 1925 ईस्वी तक। क्या? बंगाल चित्रकला। इसे क्या कहा गया है? रेनेसेंस ऑफ द इंडियन पेंटिंग्स, या भारतीय चित्रकला का पुनर्जागरण, रेनेसेंस बोला गया है। ठीक है, नाम से पता चल रहा होगा कि इस चित्रकला में किस पर बल दिया गया है, तो भारतीय चित्रकला के तत्वों पर, भारतीय चित्रकला के विषय वस्तु पर और शैली पर बल दिया गया है। यानी किस पर फोकस किया गया है? इंडियन स्टाइल पर, इंडियन थीम्स पर फोकस किया गया है। हाँ, यह अलग बात है कि बाद में चलकर इसमें चीनी और जापानी चित्रकला के तत्वों को भी जोड़ा गया, लेकिन यह बाद में हो रहा है, शुरुआत में नहीं हो रहा है। इस चित्रकला के जो दो प्रमुख चित्रकार हैं उनका नाम है अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे हैं, और दूसरे हैं नंदलाल बोस। अवनींद्रनाथ टैगोर ने यह चित्र बनाया। इस चित्र का नाम है भारत माता। क्लियर ना? भारत माता। अवनींद्रनाथ टैगोर ने अजंता, मुगल और राजस्थानी चित्रकला के तत्वों पर बल दिया था, तभी तो इसे क्या कहा गया है? भारतीय चित्रकला का पुनर्जागरण। नंदलाल बोस जापान गए वहां के चित्रकला की तकनीक को सीखने के लिए, और आप लोग को पता भी होगा कि जो नंदलाल बोस हैं, है ना, नंदलाल बोस को जिम्मेवारी मिली थी क्या? कि जो हस्तलिखित भारतीय संविधान है उसको चित्रों से सजाया जाए। तो हस्तलिखित जो भारत का संविधान है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको किसने डेकोरेट किया है? तो आंसर है नंदलाल बोस। तो उनके एक डिसाइपल हैं राम मनोहर, है ना। तो नंदलाल बोस टुक अप द टास्क ऑफ डेकोरेटिंग द ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और बाकी ये दो चित्र हैं नंदलाल बोस के द्वारा बनाए गए। ये चित्र हैं यम और सावित्री का, और ये है किरात वेशधारी शिव और अर्जुन का चित्र है। यानी नंदलाल बोस के भी जो पेंटिंग्स है बेसिकली रिलीजियस थीम वाले हैं, धार्मिक चित्र वाले ही हैं। तो नंदलाल बोस, और क्या बताया आपको? नंदलाल बोस और अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में बताया। अब अवनींद्रनाथ टैगोर के ही एक और समकालीन पेंटर है, उनका नाम है राजा रवि वर्मा। ये किधर है? त्रावणकोर, केरल की ओर है, और ये भी कई चित्र को बना रहे हैं, बहुत सारे चित्र बनाए। और मेन जो थीम है वो है इंडियन माइथोलॉजी, है ना। भारत की जो माइथोलॉजी है, जैसे बहुत सारी धार्मिक कहानियां हैं, वहां से ये स्टोरी को ग्रास्प करते थे और उससे रिलेटेड ये इमेज बनाते थे। तो इनका एक इमेज बड़ा फेमस हुआ है, वो है क्या? शकुंतला का चित्र। लेकिन ये जो राजा रवि वर्मा है, इनकी एक विशेषता है। क्या विशेषता है? तो इनकी विशेषता ये है कि चित्रकला का जो इनका स्टाइल है, जो शैली है, वह है यूरोपियन स्टाइल। तो धार्मिक चित्र को बना रहे हैं, भारत के धार्मिक चित्र को बना रहे हैं, लेकिन किस स्टाइल में बना रहे हैं? यूरोपियन स्टाइल में। इसलिए कई सारे चित्रकारों ने इनकी आलोचना भी की थी। तो ये शकुंतला का बड़ा ही फेमस पेंटिंग है, और ये पेंटिंग बनाया किसने? तो आंसर है राजा रवि वर्मा। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पहुंच गए 1925 ईस्वी के बाद। भारतीय चित्रकला में कुछ न्यू ट्रेंड्स को समझने जा रहे हैं। तो बहुत सारे चित्रकार हैं, जिसमें एम.एफ. हुसैन है, अमृता शेरगिल है, रजा है, सुजा है ना। यहां नाम भी लिखा हुआ है, F.N. सुजा, S.H. रजा, M.F. हुसैन, K.H. आरा, H.A. गाडे, S. बाकरे। ये लोग क्या कह रहे हैं? किस बात पर बल दे रहे हैं? इन लोगों ने बंगाल स्कूल के चित्रकारों की आलोचना की। किसको कंडेम किया? तो दे कंडेम्ड द पेंटर्स ऑफ बंगाल स्कूल। क्यों कंडेम किया? उन लोगों ने कहा कि बेसिकली आप कॉपी कर रहे हैं। किसका कॉपी कर रहे हैं? अजंता स्कूल ऑफ पेंटिंग, मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग, राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो आप बेसिकली इमिटेटर हैं, कॉपी कर रहे हैं, आप इनोवेशन पर फोकस नहीं कर रहे हैं। और कलाकार का काम क्या होता है? इनोवेशन, है ना, इनोवेशन करना, नवीन तत्वों पर बल देना, कॉपी नहीं करना। और दूसरा इन्होंने आलोचना की बंगाल स्कूल के चित्रकारों की कि आप भारत के समाज को नहीं दिखा रहे हैं अपने चित्रों के माध्यम से,
आप क्या है धार्मिक विषय वस्तु पर फोकस कर रहे हैं, और जो कंटेम्प्ररी इंडियन सोसाइटी है, जो तत्कालीन भारतीय समाज है, आप उसे अपने चित्रों के माध्यम से नहीं दिखा पा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, कंडेम किया, आलोचना की। किन लोगों ने, MF हुसैन, अमृता शेरगिल। और ये लोग क्या करने लगे, किस पर बल देने लगे, एक्सपेरिमेंटेशन, इनोवेशन, नवीन तत्वों को समावेश कर रहे हैं, कलर में यानी रंग के क्षेत्र में मिश्रण कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, और भारतीय समाज को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं अपने चित्रों में। तो इन चित्रकारों को क्या कहा गया है, इन चित्रकारों के द्वारा एक संस्था स्थापित की गई, और वो संस्था का नाम है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। कब स्थापित हुआ है, तो ये स्थापित हुआ 1947 में। कहां पर, बंबई में। और इसमें जो 6 प्रमुख चित्रकार थे वो ये हैं, FN सुजा, रजा, MF हुसैन, KH आरा, HA गाडे और S बाकरे। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप 1947। इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट पेंटर बाद में चलकर बड़े फेमस होते हैं वो है कौन, MF हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन। किस पर फोकस कर रहे हैं, इंडिया के कंटेम्प्ररी सोसाइटी को दिखा रहे हैं, भारत के तत्कालीन समाज को दिखा रहे हैं, एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, प्रयोग धर्मी है, ये कॉपी नहीं कर रहे हैं। और ये प्रयोग किसमें हो रहा है, अलग अलग जो उस वक्त स्टाइल है ना, उसमें प्रयोग कर रहे हैं। जो रंग है, रंग के क्षेत्र में, कलर के क्षेत्र में एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं। क्लियर ना। आइए देखते हैं, ये देखिए, ये जो चित्र है ये किसके द्वारा बनाया गया है, ये है अमृता शेरगिल के द्वारा। इनकी माता कौन है भाई, तो इनकी जो माता है वो हंगेरियन है, और इनके जो पिता थे वो सिख थे। क्लियर। और बड़ी फेमस पेंटर हुई, लेकिन इनकी बड़ी अर्ली एज में डेथ हो जाती है। इन्होंने ऑयल पेंटिंग पर फोकस किया, और इनके चित्रकला का जो विषय वस्तु है वो है इंडिया का रूरल लाइफ, भारत का ग्रामीण जीवन, और फीमेल, उस पर ज्यादा फोकस कर रही है। यानी देखिए, भारत का जो कंटेम्प्ररी सोसाइटी है, जो तत्कालीन समाज था, जो समकालीन समाज था, उसको अपने चित्रों के द्वारा इन्होंने दिखाने का प्रयास किया। आपके एग्जाम में क्या आएगा, पेंटर कौन, अमृता शेरगिल है या नहीं, तो याद रखना है नाम अमृता शेरगिल का, मकबूल फिदा हुसैन का। ये देखिए मकबूल फिदा हुसैन का चित्र। तो डियर, हम लोगों ने चित्रकला से संबंधित एक भाग कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में एक छोटा सा टॉपिक बच गया है चित्रकला से संबंधित, और वह क्या है, वह है लोक चित्रकला, फोक पेंटिंग, मधुबनी, मंजूसा, फाड़, कलमकारी, थांका, जादोपटिया, गोंड, वर्ली, ये सब का नाम थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। और उसके बाद फिर टॉपिक स्टार्ट होगा संगीत, नृत्य, नाटक, ये सब। तो क्लास यहीं तक रखते हैं, ब्रेक के बाद आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी। थैंक यू।